हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। आपने बहुत सारी पेमेंट्स करी होंगी। कभी आपने ऑनलाइन पेमेंट ऐप से करी होगी, कभी आपने इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करी होगी, कभी आपने कैश के थ्रू पेमेंट करी होगी और कभी आपने चेक के थ्रू भी पेमेंट करी होगी। तो जैसा आप जानते हैं कि चेक के थ्रू पेमेंट कैसे होती है, जानते हैं उसकी सारी की सारी डिटेल्स कि किस तरीके से चेक जो है वो वर्क करता है और कितने प्रकार के चेक होते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक चेक क्या होता है। चेक वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम बैंक को देते हैं एज एन ऑर्डर कि आप इतना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी इस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे कि सपोज़ मान लो कि मेरा नाम है शिखा, मैंने ट्रांसफ़र करे, मैंने बैंक को कहा कि 2 लाख रुपीज़ आप श्याम लाल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। मैंने चेक इशू किया तो इसका मतलब क्या हुआ, शिखा क्या बन गई, शिखा बन गई द पर्सन हु गिव्स द चेक। ठीक है, जिसने चेक इशू किया है, यानी कि ड्रॉअर। ठीक है, बैंक क्या हुआ, ड्रॉई, और पेई बना श्यामलाल, यानी कि श्यामलाल को मैंने चेक दिया है तो श्यामलाल क्या है, पेई, और ड्रॉई रहता है बैंक। तो ये होते हैं तीन चीज़ें, ड्रॉअर, ड्रॉई एंड बैंक एंड पेई। तो पेई कौन रहता है, जिसको चेक इशू किया जाता है। चेक जो है एक बहुत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चेक इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बैंक जो पहला जॉइंट स्टॉक बैंक था जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1770, यानी 1770 में इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। 1881 में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पास किया जाता है जिसके द्वारा जो नॉन कैश पेमेंट्स होती हैं, नॉन कैश पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कि चेक हो गया, ठीक है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, इन सबको जो नॉन कैश पेमेंट्स थी उनको लीगलाइज कर दिया। ठीक है, उनको लीगल फ्रेमवर्क में डाल दिया, यानी कि अब वो दे आर अलाउड बाय द लॉ, अब वो इलीगल नहीं है। तो कैश पेमेंट जो चेक्स हैं वहाँ से लीगलाइज होती हैं। 1938 में जो कैलकाटा क्लियरिंग बैंक एसोसिएशन, जो कि उस टाइम का सबसे लार्जेस्ट बैंकर्स एसोसिएशन हुआ करता था, उन्होंने क्लियरिंग हाउस अडॉप्ट किया। यानी कि जो क्लियरिंग हाउस का क्या काम होता है, जो चेक हम इशू करते हैं उसको सेटल करना, वेरिफिकेशन करना, पेमेंट करना, ये सारा जो काम होता है वो होता है क्लियरिंग हाउस का। जो चेक होते हैं इंडिया में 3 महीने के लिए वैलिड होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, यानी कि अगर आपने उसमें डेट डाल दी आज की, तो आज की डेट से वो 3 महीने तक, 90 डेज तक वो वैलिड होंगे। नाउ जो चेक होता है उस पर स्पेसिफिक बैंक मतलब स्पेसिफिक बैंक का एक चेक होता है। जैसे कि अगर मैं हूँ, मेरा अगर अकाउंट है एसबीआई में, तो मैं एसबीआई की चेकबुक मेरे पास होगी और मैं उसमें से चेक इशू करूँगी। अगर किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा में है या कैनरा बैंक में है तो वो क्या करेगा, तो वो चेकबुक जो है वो बैंक इशू करती है, जिसके द्वारा आप लोगों को चेक इशू करते हो। तो जो चेक इशू करता है वो ड्रॉई होता है, जो बैंक होता है वो ड्रॉई होता है। जो पर्सन इशू करता है, जो साइन करता है चेक में, वो होता है ड्रॉअर। और जिसको पैसे दिए जाते, यानी जिसको कि चेक जिसके नाम पे इशू किया जाता है उसका नाम वो होता है पेई। ठीक है, जिसको चेक दिया जा रहा है वो होता है पेई। उसमें चेक में अमाउंट ऑफ मनी लिखा जाता है, कितना पैसा आपने ट्रांसफ़र करना है, प्लस उसमें डेट भी लिखी जाती है, तभी वो चेक जो है वो काम का रहता है। अदरवाइज़ उसमें डेट नहीं लिखी होती है, सिग्नेचर नहीं होता, तो वो चेक किसी काम का नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के चेक होते हैं बच्चों। देयर आर 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक, जिसमें कि सबसे पहले आता है ओपन चेक। ओपन चेक का मतलब क्या होता है, ओपन चेक का मतलब होता है कि आप अगर चेक को डिपॉजिट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, कैश। आप बैंक से कैश जो है वो ले सकते हो। यू कैन रिसीव कैश फ्रॉम द बैंक और डिपॉजिट द कैश इन योर ओन अकाउंट और पास इट टू समवन एल्स। यानी कि जैसे आपने एक चेक जो है वो साइन किया, उसके बाद आपने वो किसी पर्सन को दे दिया पीछे साइन करके, तो वो पर्सन जाएगा, वो चेक लेकर जाएगा और उसको वो बैंक में चेक लेकर जाएगा और उसको कैश जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर आता है बियरर चेक। बियरर चेक क्या करता है, बियरर चेक का काम होता है, बियरर चेक जो होता है वो आपका ऐसे लिखा होता है, चेक है तो चेक में ना डेट के नीचे बियरर लिखा होगा, तो और बियरर को आपको कट नहीं करना है। अगर आप और बियरर को कट कर देते हो तो वो आपका बन जाता है ऑर्डर चेक, अदरवाइज़ वो बियरर चेक ही रहता है। अब बियरर चेक में क्या होता है
कि बियरर चेक आप इशू करते हो उसमें अमाउंट ऑफ मनी लिखा होता है, और आप उसको जाकर जिस भी पर्सन को आप वो चेक दे रहे हो वो जाएगा बैंक में और उसके बदले जो भी अमाउंट लिखा होगा वो वहाँ से विड्रॉ कर लेगा। अब ये रिस्की क्यों होता है? ये इस वजह से रिस्की होता है क्योंकि ये ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि सपोज़ मैंने अगर श्यामलाल को वो चेक दिया, ठीक है, श्यामलाल से मिसप्लेस होकर किसी थीफ को मिल गया, किसी 420 पर्सन को मिल गया, 420 फ्रॉड को मिल गया, तो वो क्या करेगा? वो जाएगा बैंक में उस चेक को लेकर जाएगा और बैंक उसको उसके बदले जितना अमाउंट उसमें लिखा है वो उसको दे देगा। तो मिसप्लेस होने की वजह से ये जो चेक होता है बियरर्स चेक बड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर चेक पे। ऑर्डर चेक पे क्या होता है बच्चों? नाम लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना अंकित शर्मा, ये नाम लिखा होगा और यहाँ पे जो और बियरर लिखा है उसको कट किया जाएगा, डेट के नीचे लिखा होता है और बियरर, उसको कट किया जाएगा। तो ये बन जाता है और बियरर को कट करने के बाद ये बन जाता है ऑर्डर चेक, ठीक है। ऑर्डर चेक में क्या होता है कि पर्सन का नाम लिखा होता है जिसको आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, बट ऐसा होता है कि ये जो चेक होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि आपके बिहाफ पर कोई और जाकर भी पैसा कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस्ड चेक। क्रॉस्ड चेक की ये खासियत होती है कि आप ऐसे करके ना ऐसे लिखते हो, ऐसे यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस जो है वो बनाते हो। इसका मतलब ये है कि जो आपका जो जिसको भी आप सपोज़ मैंने श्यामलाल को ये चेक इशू किया और मैंने चेक ऐसे कर दिया, यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस लगा दी, तो इससे क्या होगा कि श्यामलाल को कैश नहीं मिलेगा, वो जो पैसा है ना वो जाएगा श्यामलाल के सीधा अकाउंट में। पहले श्यामलाल का सब कुछ वेरीफाई होगा कि बैंक में उसका अकाउंट है नहीं है, ये पर्सन एक्चुअली ऑथेंटिक है या नहीं है, इसको चेक इशू किया गया है, तो फिर उसके बाद उसके अकाउंट में जो है वो पैसा जाएगा, ठीक है। ये होता है क्रॉस्ड चेक। अब हम आते हैं सेल्फ चेक पर। सेल्फ चेक में क्या होता है बच्चों? जो पेई होता है ना, यहाँ पर सेल्फ लिखा होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका सेल्फ लिखा होता है और यहाँ पर आपका सिग्नेचर होता है, अमाउंट लिखा होता है और डेट लिखी होती है। तो जहाँ पर जो सेल्फ चेक होता है बहुत रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है? क्योंकि सेल्फ चेक का काम होता है आपने सेल्फ चेक इशू किया, खुद को चेक इशू किया, उसके बाद इसके मतलब इसके बिहाफ पर ना, जैसे कि सपोज़ मैंने चेक इशू किया है तो मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा, कोई भी जाकर उस चेक को जाकर बैंक में डिपॉज़िट कराएंगे और उसको इन कैश करवा लेंगे। उनको जो बैंक है वो चेक के बदले उनको पैसा दे देगा जितना अमाउंट यहाँ पर लिखा है। तो सपोज़ अगर ये मिसप्लेस हो गया, किसी और को मिल गया, तो कोई और भी जाकर उस बैंक से अमाउंट जो है वो विड्रॉ करवा सकता है। तो ये फिर रिस्की हो जाता है सेल्फ चेक, तो इसलिए सेल्फ चेक जो है वो कम इशू करना चाहिए। फिर आते हैं हमारे पीडीसीज, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक्स क्या होते हैं? पोस्ट डेटेड चेक्स वो होते हैं जो कि आपने इशू किया है बहुत आगे की डेट पर, ठीक है। जैसे कि आज है, सपोज मान लो आज है 12 दिसंबर, ठीक है, 2019, और फिर आपने ये इशू कर दिया February 2022, तो ये चेक हो जाता है पीडीसी, यानी कि February 2022 के बाद 3 महीने तक, जहाँ पर जब जो भी इसकी डेट लिखी है, सपोज मान लो 1 फरवरी लिखी है, तो 1 फरवरी 2022 के बाद ये जो चेक है वो 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा। ये होते हैं हमारे पोस्ट डेटेड चेक्स। और ये पोस्ट डेटेड चेक्स जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं, जैसे हम कभी ईएमआई पे कोई सामान लेते हैं तो तब हमारे पोस्ट डेटेड चेक्स लगते हैं। अगर हम किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन करवाते हैं तब वहाँ पर पोस्ट डेटेड चेक्स जो हैं वो लगते हैं। फिर आता है एंटी डेटेड चेक। एंटी डेटेड चेक का मतलब क्या होता है बच्चों? या फिर आप ये कह सकते हो कि प्री डेटेड चेक्स भी इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज़ मान लो कि आज है 12 दिसंबर, ठीक है, तो मैंने चेक पर नाम जो डेट होगी वो मैंने डाल दी 2 दिसंबर, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा एंटी डेटेड चेक, ठीक है। उसमें जो डेट होती है वो पहले की डेट लिखी होती है। अब हम आ जाते हैं हमारे स्टेल चेक पर। स्टेल चेक जैसे कि बासा खाना होता है वैसे बासा चेक होता है। स्टेल चेक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आज मान लो कि मैंने ये जो चेक है वो इशू किया था जुलाई में, ठीक है, जुलाई में, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सिर्फ अक्टूबर तक ही वैलिड था। आप किसी भी मंथ में जाकर जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में
आप इसको इशू करवा सकते थे, जो अगर जो बैंक है उसमें डिपॉज़िट कराकर आप पैसे जो है वो निकलवा सकते थे। बट अब ये क्या हो गया, स्टेल चेक हो गया, क्योंकि अब आ गया दिसंबर, अब ये चेक जो है वो किसी काम का नहीं है, तो वो हो जाता है आपका स्टेल चेक। क्योंकि जो चेक की लाइफ होती है वो 3 मंथ्स की होती है फ्रॉम द डेट, जो डेट यहाँ पे चेक पे लिखी होती है उस डेट से उसकी लाइफ सिर्फ 3 महीने की होती है। अब हम आते हैं अपने बैंकर्स चेक पे। बैंकर्स चेक कौन इशू करता है? बैंकर्स चेक इशू करता है बैंक। बैंक जो है वो वेरीफाई करने के बाद बैंकर्स चेक इशू करता है रिक्वेस्ट पर। जब कोई भी पर्सन है जिसका अकाउंट है, अकाउंट होल्डर है, वो रिक्वेस्ट करता है कि बैंकर्स चेक इशू करो, तो बैंक वो चेक इशू करता है। बेसिकली जो बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स होती हैं, रियल एस्टेट की पेमेंट्स होती हैं, उनके उन पेमेंट्स पे हम जो है वो बैंकर्स चेक जो है वो देते हैं। बैंकर्स चेक में बेसिकली क्या होता है जैसे कि सपोज़ मैंने आपको नॉर्मल चेक दिया, ठीक है। अब आप गए, आपने इशू करवाया, सपोज़ मान लो 2 लाख रुपए का चेक था, ठीक है, या मान लो रियल एस्टेट है तो 20 लाख रुपए का चेक था। आप गए, आपने वो चेक बैंक में डिपॉज़िट कराया, लेकिन मेरे पास 20 लाख रुपए तो मेरे बैंक में मेंटेन्ड ही नहीं है, तो आपको 20 लाख रुपए नहीं मिले, वो जो चेक है वो बाउंस हो गया, ठीक है। चेक बाउंस हो जाता है, अगर इनसफिशिएंट बैलेंस होता है तो चेक बाउंस हो गया और आपको पैसे नहीं मिले। मैंने आपसे जो जगह है, सपोज़ मान लो कि मैंने कोई कुछ भी एक लैंड जो है वो परचेज़ करी, 20 लाख रुपए का चेक दिया और चेक बाउंस हो गया। जगह तो मेरी हो गई, तो इसमें क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। तो बैंकर्स चेक इशू किया जाता है बैंक के बिहाफ़ पर। जो बैंक होता है वो अपने बिहाफ़ पर ये चेक इशू करता है एज़ अ गारंटी कि आप उस बैंकर्स चेक वो उस पर्सन को दोगे जिससे आप वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हो। और बैंक वो जब इशू करवाने जाएगा ना, जब वो बैंकर्स चेक डिपॉजिट कराएगा, तो उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए आएगा, 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में आएगा। वो चेक बाउंस नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो बैंकर्स चेक हैं, ठीक है। तो वो बाउंस नहीं होगा, जैसे नॉर्मल चेक जो होता है इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से चेक जो है वो बाउंस हो जाता है, बट बैंकर्स चेक जो है वो बाउंस नहीं होगा। फिर बैंक जो है वो अपने कस्टमर से किसी भी तरीके से पैसे जो है वो निकलवाएगा, पैसे उससे लेगा, बट जिसको उसने पे किया है, बैंकर्स चेक जिसको पे किया गया है, जो पेई है, उसके अकाउंट में तो उतना अमाउंट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये होता है बैंकर्स चेक। फिर हम आते हैं ट्रैवलर्स चेक पे। ट्रैवलर्स चेक बेसिकली इस वजह से यूज़ किया जाता है ताकि आपको, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, आज के टाइम पे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, बट पहले के टाइम पे क्या हो रहा था कि हम कैश कैरी करते थे, बहुत ज़्यादा हम कैश कैरी करते थे। अगर हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्रॉड हो गया, कैश चोरी हो गया, मनी जो है वो अनप्रोटेक्टेड रहता है ना। हम कहीं पे भी ट्रैवल करें, बैग चोरी हो गया, बैग छूट गया, तो आपका जो कैश है वो आपसे चला जाता है, ख़राब हो जाता है, या आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। बट जो ट्रैवलर्स चेक होता है उससे क्या होता है कि आप पेमेंट जो है, आप ट्रैवलर्स चेक के द्वारा पेमेंट, यू कैन मेक द पेमेंट्स एंड यू कैन गिव इट टू द काउंटर शॉप्स, होटल्स में आप जाकर ट्रैवलर्स चेक दे सकते हो और उसके थ्रू आप अपनी पेमेंट जो है वो कर सकते हो। सो दैट इज़ ट्रैवलर्स चेक. So that's all for this video. I hope you guys liked the video. If you have any doubts or any feedback, you can give us in the comment section. And I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.